अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इट्स क्वालिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन मेथड्स। एक तो हम पढ़ेंगे कि वो जो इरिगेशन वाटर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऊपर से कि इरिगेशन मेथड्स की क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स भी मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है। जो सारे के सारे ये जो कि क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या उसमें नेसेसरी होता है, कैसे हम उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आगे से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इरिगेशन की डेफिनेशन। इरिगेशन में बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. If water available to the plant from rainfall it is not sufficient, it is supplemented by the irrigation water. इरीगेशन हम कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को पानी सप्लाई करते हैं बाय आर्टिफिशियल मीन। और आर्टिफिशियल मीन्स क्या हो सकते हैं, ट्यूबवेल्स लगा के, टर्बाइंस लगा के, ठीक है। ट्यूबवेल्स और टर्बाइन से जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, वो क्या होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इरिगेशन या फिर इरिगेशन कहते हैं। नेचुरल इरिगेशन कैसे होती है, बाय द मीन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। नेचुरल इरिगेशन कैसे होती है, बाय द मीन ऑफ रेनफॉल। आपको पता है जब भी हम कोई क्रॉप लगाते हैं, गंदम की या चावल की, तो किसान की यही ज़्यादा जो ना वो कोशिश होती है कि रेनफॉल हो जाए, ताकि उसको कम से कम जो है ना ट्यूबवेल टर्बाइंस का पानी इस्तेमाल करना पड़े। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्यूबवेल्स और टर्बाइन की जो पानी होते हैं वो भी क्या होते हैं, खारे होते हैं, उनमें सॉल्ट का कंटेंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। लेकिन जो रेनफॉल है, जो नेचुरल वाटर है, जो जो कैनल सिस्टम है, उसके अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है, सफिशेंट होता है और जो है वो बेटर क्वालिटी में होता है। तो आपको पता है इस साइड पे हमारे एरियाज़ वाली साइड में कैनल सिस्टम तो नहीं है, अपर पंजाब वाली साइड में, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स का पानी यूज़ करते हैं क्रॉप्स को इरीगेट करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। दो तरह से मैंने आपको बताया कि इरिगेशन होती है, एक आर्टिफिशियल, एक हमसे क्या कहते हैं, नेचुरल। नेचुरल इरिगेशन किस तरह से होती है, बाय द मीन ऑफ रेनफॉल. Natural irrigation is by the mean of rainfall and the artificial irrigation is by the mean of tube wells and turbines, ठीक है। and canal system is also involved in rainfall, but canal system is not applicable in upper Punjab in our areas, so it is not applicable here, ठीक है। तो जो लोअर सेंट्रल पंजाब के या फिर जो लोअर पंजाब के एरियाज़ है, वहाँ वहाँ पे जो कैनल सिस्टम जो क्या है अवेलेबल है। इसके बाद हम देखते हैं इरिगेशन सिस्टम क्या होते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इरिगेशन को अचीव करने के लिए। देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो पानी है वो सफिशिएंट नहीं होता, जैसे अब हम ट्यूबवेल्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो प्लांट्स की या क्रॉप के लिए सफिशिएंट हो। तो हम क्या करते हैं, उसे आर्टिफिशियल मीन से इरीगेट करते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह से। तो ये बात कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एन इरीगेशन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। एक इरीगेशन सिस्टम क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है to be development that involve planning, design, construction, operating and maintenance of various irrigation works, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। वो कौन से इरिगेशन सिस्टम हो सकते हैं, सोर्स कौन सा हो सकता है, रिवर रिजर्वायर्स हो सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, बैरेज, हेड रेगुलेटर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स में आ जाता है इरिगेशन कैनाल्स हो सकती हैं। सोर्स क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें इरिगेशन सिस्टम चाहिए होता है, हम तो यहाँ ट्यूबवेल टर्बाइंस यूज़ करते हैं ना, लेकिन बहुत सारे एरियाज सेंट्रल पंजाब वाले एरियाज़ हैं या लोअर पंजाब वाले एरियाज़ हैं, वहाँ उसके अंदर इरिगेशन सिस्टम होते हैं, प्रॉपर क्या होते हैं, इरिगेशन सिस्टम होते हैं, जिन्हें प्लान किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और बनाया जाता है। उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक उसका सोर्स होता है जहाँ से पानी हम लेंगे, एक उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो कि कंट्रोल करेगा कितना पानी आ रहा है, ठीक है, हमारे सोर्स से, और आगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम को कितना पानी जा रहा है, चेक एंड बैलेंस जहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। और थर्ड वन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, जो क्या कर रहा है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक पहले नंबर पे तो क्या है, सोर्स, उसके बाद है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि कंट्रोल करेगा पानी के लेवल को, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो क्या करेगा, आगे से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सोर्स में क्या आ जाएगा, रिवर आ जाएंगे, रिजर्वायर्स आ जाएंगे। रिजर्वायर कहते हैं कोई भी दूसरा वाटर बॉडी, लेक्स हो गई हैं, स्ट्रीम्स हो गई हैं, नदी नाले हो गए हैं, वो हम कहते हैं वो रिजर्वायर्स होते हैं। सोर्स में रिवर हो सकते हैं, रिजर्वायर्स हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर बैरेज होते हैं, हेड रेगुलेटर्स होते हैं। अगर अक्सर आप लोगों ने देखा हो मूवीज़ के अंदर कि पानी के अंदर बड़ा सारा स्केल बनाया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है,
इसके ऊपर मेजरमेंट हुई हुई होती है, तो वो चेक करने की होता है कि कितना क्यूसिक पानी जो है वो चला गया है, कितना क्यूसिक पानी जो है वो मोर एंटर हुआ है, उसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। वो बैरेजेस होते हैं, जैसे ये हेड मराला है या हेड बलोकी है, तो ये बैरेज है, यहाँ पे पानी का लेवल चेक एंड बैलेंस होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स कौन से होते हैं? इरिगेशन कैनाल्स, कि रिवर से पानी लेके इरिगेशन कैनाल्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि क्रॉप्स को पानी मिल सके, और इसे चेक कौन कर रहा है? बैरेज कर रहे हैं या हेड रेगुलेटर्स कर रहे हैं, और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? इरिगेशन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है? इनसफिशेंट रेनफॉल, ऑब्वियसली रेनफॉल इतनी सफिशेंट नहीं होती कि जो है वो क्रॉप्स को पूरा पानी मिल सके, तो हम फिर क्या करते हैं? उसे आर्टिफिशियल मीन से, कैनल के ज़रिए या फिर हम उसे ट्यूबवेल्स के ज़रिए क्या करते हैं? पानी प्रोवाइड करते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल के जिस हिस्से में हमें रेनफॉल चाहिए क्रॉप के, उस हिस्से में होती नहीं है। मतलब अगर अभी हमने क्रॉप लगाई है, जैसे गंदम लगी हुई है अब, तो उसको पानी की ज़रूरत है, तो तब पानी लगेगा नहीं। लेकिन जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले चावल की फसल खड़ी थी, काटने पे आई हुई थी और बारिशें हो गई थी, तो ये अनइवन रेनफॉल होती है कि जिस स्टेज पे हमें क्रॉप के पानी चाहिए होता है उस स्टेज पे बारिशें नहीं होती, बल्कि आगे पीछे बारिशें होती हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ पीरियड क्रॉप, और पीरियड क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए, जो एनुअल जो पीरियड क्रॉप होती हैं, एवरग्रीन क्रॉप्स होते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं? इरीगेशन करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एरिया, ताकि हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकें डेजर्ट एरिया में, तो भी हमें क्या करते हैं? हमें इरीगेशन की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया में तो रेनफॉल बहुत लो है। डेजर्ट एरिया का मतलब बिल्कुल डेजर्ट नहीं, मतलब ऐसे एरिया जो कि बैरन है, यहाँ पे जो है जो नियर टू डेजर्ट हैं, जिनके अंदर रेनफॉल बहुत कम होती है, ज़मीन जो वाटर टेबल है वो बहुत लो है, तो वहाँ हमें क्या होता है? हमें जो इरीगेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हम क्या कर सकें? वहाँ क्रॉप्स को इरीगेट कर सकें, पानी प्रोवाइड कर सकें। बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, सबसे पहले क्या है? इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। ऑब्वियसली फसल को पूरा पानी मिलेगा तो उसकी यील्ड में क्या होगा? इजाफा होगा, इंक्रीज़ होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्केर्सिटी, स्केर्सिटी मतलब ख़राब होने से, या उसको बचा सकते हैं हम, इस तरह डाउन हो जाती है सारी सारी फसल अगर उसको पानी ना मिले तो। कल्टीवेशन ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स, बहुत से सुपीरियर क्रॉप जो महंगी क्रॉप्स होती हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन कर सकते हैं, जो कि रेनफॉल, मतलब कि ऐसी क्रॉप, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि अगर उन्हें पानी ना भी मिले, रेनफॉल के पानी से ही वो चलो चल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सुपीरियर क्रॉप्स होती हैं कि जिन्हें बहुत ही ज़्यादा अटेंशन की या बहुत ही ज़्यादा पानी, मतलब कि जैसे लोग होते हैं ना कुछ सेंसिटिव, उस तरह कुछ क्रॉप भी होती हैं सेंसिटिव, जिन्हें हर चीज़ बड़ी परफेक्ट चाहिए होती है, उन्हें सुपीरियर क्रॉप्स बोलते हैं। तो इरिगेशन की मदद से हम उनको भी कल्टीवेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग को हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग आपको पता है, जिस तरह एक क्रॉप के अंदर दूसरी क्रॉप लगाई हुई होती है, तो अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम मिक्स क्रॉपिंग को हम यूज़ नहीं करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, हाइड्रो पावर जनरेशन हो सकती है, ठीक है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई से भी हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ इरिगेशन है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इरिगेशन में सबसे पहले क्या है? राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, कि वाटर टेबल राइज होता है। ऑब्वियसली हम उसे खुद पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नीचे वाला पानी ना फिर जो कि स्वीप होगा, ज़ेरे ज़मीन जाएगा ना, कुछ एवापोरेट हो जाएगा, कुछ नीचे अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वाटर टेबल फिर क्या होगा? राइज हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ मार्शी लैंड, जिसकी वजह से मार्शी लैंड बनते हैं। जो बैरन लैंड बन रही थी, बिल्कुल खुश्क साली आ रही थी, वो क्या बन जाएंगी? मार्शी लैंड्स बन जाएंगी। डैम्पनेस इन वेदर, वेदर के अंदर भी क्या आ जाएगी? थोड़ी नमी आ जाएगी। जहाँ पे जैसा डेजर्ट एरिया है वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन अगर हम उसे इरीगेट कर रहे हैं, तो इरीगेट करने के बाद कुछ पानी क्या होगा? ज़मीन के नीचे चले जाएगा, वाटर टेबल को राइज कर देगा। कुछ पानी वेपोरेट होके क्या कर देगा? एनवायरनमेंट को या एयर को डैम्प कर देगा, मॉइस्ट कर देगा। लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड्स, वैल्यूएबल लैंड से भी हम क्या कर सकते हैं? मतलब वैल्यूएबल लैंड है वो ख़राब हो रही है, लेकिन अगर हम उसे इरीगेशन से इरीगेट करेंगे तो हम उसके लॉस से भी बच सकते हैं। क्लियर? ओके, अब हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। ये इरिगेशन वाटर की बेटा क्लासिफिकेशन है, आपने इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि इरिगेशन वाटर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जब हम कल पढ़ेंगे वो इरिगेशन मेथड्स होंगे, वो क्या होंगे? इरिगेशन मेथड्स। और ये क्या है? इरिगेशन वाटर की क्लासिफिकेशन।
इरिगेशन वाटर को हम क्लासीफाई करते हैं उसकी क्वालिटी की बेस पे कि कितना अच्छा उसमें कितना गुड पानी है, ये कितना उसके अंदर किस चीज़ का कंटेंट ज़्यादा है तो हम उसे गुड कह रहे हैं, कितना कंटेंट कम है किस चीज़ का तो हम उसे पुअर कह रहे हैं। सबसे पहले क्लास है एक्सीलेंट। The total soluble salt content and sodium percentage of this water are low enough that no problem should result from its use। कि उसमें सोडियम की जिसमें परसेंटेज कम होगी, टोटल सॉल्युबल सॉल्ट्स हमने ये पढ़ चुके हैं बेटा, हम क्वालिटी ऑफ वाटर में हमने टोटल सॉल्युबल सॉल्ट्स और सोडियम कंटेंट पढ़ चुके हैं, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, जब अभी लेक्चर सुन लेंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास ये नोट्स हैं, ये टोटल सॉल्युबल सॉल्ट और सोडियम कंटेंट वाले क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर वाले, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। टोटल सॉल्युबल साल्ट कंटेंट एंड सोडियम परसेंटेज जिसमें बहुत कम हो हम उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, एक्सीलेंट वाटर है। सेकेंड क्लास है गुड। दिस वाटर इज सूटेबल फॉर यूज़ ऑन मोस्ट क्रॉप अंडर मोस्ट कंडीशन। दिस वाटर इज सूटेबल फॉर मतलब कि ये पानी जो कि मोस्ट क्रॉप के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। एक्सीलेंट तो सबके लिए सूटेबल है, उसके रिजल्ट में तो कोई बुरी चीज़ देखने में आती नहीं है, लेकिन गुड में क्या आ जाता है कि कुछ के लिए सही है कुछ के लिए सही नहीं है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ क्लास 2 वाटर ऑन क्ले सॉइल्स वेयर लिटल और नो लीचिंग अकर्स मे इवेंचुअली कॉज अ सलीन और सोडिक सॉइल। एक्सीडेंट वाटर में तो कोई प्रॉब्लम हमें आएगी नहीं रिजल्ट में, लेकिन अगर हम बहुत देर तक जो क्लेई सॉइल होती है, ठीक है, क्लेई सॉइल के अंदर हम पानी यूज़ करी जा रहे हैं ये क्लास 2 वाला, तो उसमें क्या हो सकता है, सेलीन और सोडिक प्रॉब्लम आ सकती हैं। नॉर्मल रेनफॉल विल यूजुअली dilute द soluble salts and eliminate the risk of salt accumulation। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे बारिश होती जाती है तो इसका जो लेवल होता है इसके अंदर सोडिसिटी का वो कम होता जाता है। इफ़ द वाटर सोडियम परसेंटेज इज़ हाई, कितनी, 30%, जिप्सम कैन बी यूज periodically टू रेमेडी द प्रॉब्लम। इसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हम क्लेई सॉइल के ऊपर बार बार ये क्लास 2 वाला पानी डाल रहे हैं तो क्या होगा, सेलीन और सोडिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर रेनफॉल हो रही है तो भी ये एलिमिनेट हो सकता है प्रॉब्लम, अगर हम उसमें जिप्सम ऐड करा रहे हैं तो भी हम इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि उसके अंदर टोटल सॉल्युबल सॉल्ट और सोडियम का कंटेंट बहुत कम है। गुड के अंदर क्योंकि उसका कंटेंट इस लेवल का है कि कुछ क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है कुछ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो अगर हम एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे इस पानी को क्लास 2 को तो सोडिक प्रॉब्लम आ सकती हैं, सेलीन और सोडिक प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन इनको नॉर्मली इनको ईजिली एलिमिनेट किया जा सकता है रेनफॉल से। रेनफॉल हो तो भी ये एलिमिनेट हो सकती है, हम नॉर्मली जिप्सम ऐड करें, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में, जिप्सम का ऐड होना, बोरान का कंटेंट, सोडियम का कंटेंट, तो हम क्या कर सकते हैं उसके इजीली रिमूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ फेयर। दिस वाटर कैन बी यूज सक्सेसफुली फॉर मोस्ट क्रॉप इफ़ केयर इज़ टेकन टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्युबल साल्ट इंक्लूडिंग सोडियम इन द सॉइल। कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। गुड सॉइल मैनेजमेंट एंड इरीगेशन प्रैक्टिस मस्ट बी फॉलोड। अब हमें क्या करना चाहिए, गुड मैनेजमेंट होनी चाहिए हमारी, ठीक है, हम पानी को मैनेज कैसे करें, हमारी इरीगेशन प्रैक्टिसेस बहुत गुड होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारा इरिगेशन वाटर है वो बेनिफिशियल रहे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं उसको मेंटेन करते हैं। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि हम ड्रिप इरिगेशन करें, ठीक है, या बॉर्डर लाइन स्ट्रिप इरिगेशन करें, तो वो हमारे लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। क्लास 3 वाटर कैन बी यूज विद लिटिल डेंजर ऑन परमिएबल वेल ड्रेन्ड सॉइल। कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए जिसके अंदर पानी इजीली रिमूव हो सकते, पास ऑन कर जाए, ताकि उसके अंदर पानी खड़ा ना रहे और सेलीन और सोडिक प्रॉब्लम्स ना आए। द वाटर टेबल शुड बी एटलीस्ट 10 feet बिलो द सर्फेस टू अलाउ accumulate salt to be leached below the root zone by adequate irrigation when the rainfall is limited। और रेनफॉल बहुत लिमिटेड है तो पानी को चाहिए कि वो खड़ा ना रहे क्रॉप के अंदर, बल्कि क्या हो जाए, लीच डाउन हो जाए, ताकि फिर वहाँ पे सेलीन और सोडिक प्रॉब्लम्स ना आ सकें। नेक्स्ट है क्लास 4 इज़ पुअर। यूज़ ऑफ दिस वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड टू वेल ड्रेन परमिएबल सॉइल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स। ये जो पानी होता है कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होता है, जो वेल ड्रेन परमिएबल सॉइल्स होती हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स। तो हम यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स को लगाते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं। इरिगेशन प्रैक्टिस मस्ट रिसीव केयरफुल अटेंशन टू अवॉइड एक्यूमुलेशन। इसके लिए हमें बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है ताकि सॉल्ट एक्यूमुलेशन ना हो। एक्सेस वाटर मस्ट बी अप्लाइड व्हेन रेनफॉल इज़ नॉट एडिक्वेट टू कॉज पीरियोडिक सॉल्ट लीचिंग। तो एक्सेस वाटर हम तब
हमें तब देना चाहिए जबकि हमारे पास रेनफॉल बहुत कम हो। मतलब पुअर सॉइल के अंदर एक तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स लगाना चाहिए। दूसरा, हमें इसकी जो प्रैक्टिस है उसकी बहुत केयरफुली करनी चाहिए। मतलब अगर आज हमने पानी लगाया तो हमें वेट करना चाहिए कि अच्छी तरह से लीच डाउन हो जाए या एवेपोरेट हो जाए। अगर हम एक इरीगेशन के बाद दूसरी इरीगेशन करते जाएंगे तो वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी बात कि हमें तभी लगाना चाहिए पानी जबकि वहाँ रेनफॉल ना हो। अगर रेनफॉल हो रही है, लेट भी हो रही है, तो भी हम वो इस पानी को अवॉइड करें तो बेहतर है। क्लियर? Good soil management practice must be used to maintain good physical condition of the soil. Soil fertility level must be maintained to adequate level. Use of this water on medium textured soil may cause soil salinity problems if good practices are not followed. जो ये हम पढ़ रहे हैं पुअर क्लास जो वाटर है, इसको हम फाइन टेक्सचर सॉइल के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि मीडियम टेक्सचर, मतलब फाइन टेक्सचर के ऊपर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम इसे मीडियम टेक्सचर सॉइल के ऊपर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वेरी पुअर यूज़ ऑफ दिस वाटर इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू इरीगेशन ऑफ सैंडी, सिर्फ सैंडी सॉइल्स के अंदर, क्योंकि वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती हैं, फटाफट पानी उसके अंदर से क्या गुजर जाता है। ऐसे ही होता है ना, हम क्या करते हैं, जो वेरी पुअर है ना उसको हम क्या करते हैं, वेल ड्रेन्ड मतलब जो जल्दी से पानी इसके अंदर मूव कर जाए। सो आप देख लें, सैंड के ऊपर पानी डालते हैं आप, फटाफट आपको ड्राई नज़र आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो वेल ड्रेन्ड है। तो हम ऐसा इरीगेशन वाटर क्या करते हैं, वेल ड्रेन्ड के ऊपर यूज़ करते हैं। और वेल ड्रेन्ड के ऊपर यूज़ करने का मकसद आपको पता है क्या होता है, ताकि वहाँ पर पानी खड़ा ना रहे। अगर पानी वहाँ पर खड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली साथ में सॉल्ट भी वहाँ पर रहेंगे। सॉल्ट वहाँ पर रहेंगे तो रूट्स उसे क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, जो कि प्लांट के लिए क्या होगा, डैमेजिंग। तो इसलिए हमें जो वेरी पुअर वाटर है वो हमें क्या करना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल के ऊपर यूज़ करना चाहिए। स्टेट विच रिसीव एटलीस्ट 30 इंचज़ रेनफॉल, और जहाँ पे पानी बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा, 30 इंचज़ रेनफॉल हो रही है, वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर इससे इससे कम ज़्यादा हो रही है तो फिर आप अप्लाई ना करें, पानी रेनफॉल ही उसके लिए इनफ है। ख़राब पानी लगाने से बेहतर है कि हम कम रेनफॉल के ऊपर गुजारा कर लें। दिस वाटर शुड नॉट बी यूज विदाउट एडवाइस फ्रॉम द ट्रेंड इन द इरीगेशन वाटर यूज़। फिर भी हमें जो ट्रेंड होते हैं इरीगेशन सिस्टम से, ये जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लोग होते हैं, उनसे कंफर्म करके ये इस पानी को यूज़ करना चाहिए। अनसूटेबल वाटर ऑफ दिस क्वालिटी इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर क्रॉप इरीगेशन, जिसमें सॉल्ट कंटेंट, जिसमें सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट, सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको रिकमेंड ही नहीं किया जाता कि क्या किया जाए, यूज़ किया जाए। ये हमारे आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर और इरिगेशन का इंट्रोडक्शन। कल इंशाल्लाह मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।